रही है। अगर आप अपनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा का रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भी उन्हीं तरीके से काम कर रहे हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में चलता है। चलिए एक आदमी को बोले राजीव जी, में आ गए आगे। आप जब तक सुनेंगे नहीं जवाब नहीं देंगे। अभी भी मंत्री बना रखे हैं, कोर्ट ने सजा करी है, आप बताएं ना जी। चलिए एक सवाल कांग्रेस के पास भी चलते हैं। प्रदीप जेलदार जी, आपके सामने दो गेस्ट हैं, कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। वो उनकी सीधे सीधे आरोप लगाया कांग्रेस पर। किस तरह का भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कांग्रेस के यहाँ कोई भी अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस ने कभी जाके आगे कदम बढ़ा के उनका हिमायत नहीं की। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग उसके अंदर गए हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई रखी है और हमेशा रखेगी। और आज हालात जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बारे में दिग्विजय जी जो अभी नए नए राजनीति में शुरुआत उन्होंने की है अपने परिवार से, आज जो वो व्यक्ति जो हमारा साथी, हमारा छोटा भाई है, बयान दे के पलट जाना, आज उनके मन की बात जनता के सामने आ जाती है कि इनका चरित्र क्या है। जो बात रखी है उसको पूर्ण रूप से बात रखे। चलिए मैं आप दोनों के पास भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन चमन राघव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे पास कांग्रेस के जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। सर ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये तो मतलब वो सूरज को दिया दिखाने वाला बात हो गया। पूरा हिंदुस्तान जाता है कि सबसे ज्यादा राज किन्होंने किया और सबसे ज्यादा करप्शन किसने किया है, चाहे वो जीप घोटाला हो या कचरा घोटाला आप लेके आ जाइए डीएलएफ वाला। पूरी जनता जानती है कि इन्होंने कांग्रेस के राज में उसमें होता तो कल तक इस्तीफा मांगते। जी बोलिए चमन जी, बोलिए चमन, सुन रहे हैं आपको। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो कांग्रेस के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप अगर छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि सबसे भ्रष्ट कौन है, आप बेशक गूगल पे टाइप करके देखिए कि वर्ल्ड की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है, अपने आप कांग्रेस पार्टी निकल के आएगी। आपकी अपनी कहानी है लोगों तक पहुंचाने की, लोग जानते हैं किसने ईमानदारी से काम किया है। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, कौन ईमानदार पार्टी है। आज ये थोड़े दिन का आपने लोगों में जो एक इस तरह का जन जागरण चला कर, लेकिन ये बात भी जेलदार जी, मजबूरी है आपकी, क्या मजबूरी रही कि आम आदमी पार्टी के साथ आपने दिल्ली में सरकार बनाया? मजबूरी कौन सी थी आगे, जब सीधे सीधे आरोप लगते हैं उसके बावजूद सरकार बनती है आपकी? अनूप जी हमारी कोई मजबूरी नहीं रही जी। हमने देश की जनता पर, दिल्ली की जनता पर कोई नाजायज तरीके से नहीं सुनो जरा जवाहर जी, उनके ऊपर अलग से कोई बोझ ना पड़े, पैसे का इतना बर्बाद होता है, उसको सबको देखते हुए, जनता के हितों को ख्याल में रखते हुए हमने बिगर समर्थन उसको लेकिन एक चीज आप मानते हैं, इसके बाद भी अरविंदर सिंह लवली ने ये बात भी कहा, जब तक आप साथ दे रहे हैं जनता के हितों का, लेकिन यहाँ संभावनाएं कुछ और थी। जब तक उनके फेवर में है, लोग यही समझ रहे हैं, जब तक सरकार है, जिस दिन फेवर में नहीं हो शायद अल्पमत में आ जाएगी। हम 5 साल तक सरकार चलवाएंगे, जनता के हितों के काम करेंगे, और जिस दिन जनता के हितों पे कुठाराघात पहुंचाएंगे, जिस तरह से आज कई जगह फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, हम इनको अभी टाइम है रहते हुए, और जनता के हितों के साथ आज भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ। एक सवाल मैं आप तीनों से करूंगा जी, बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। अभी मैं कहता हूं ये किसी राजनीतिक पार्टी का पर्सन नहीं है। जब राजीव गांधी संस्थान को यहाँ पर जमीन दी गई थी उल्लावास में, हम सब लोग ने इसका विरोध किया था। हमारे उस समय के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पदयात्रा भी की थी कि ये गलत हुआ। कल वो जमीन माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया। उसने हमारी बात का समर्थन किया कि वो आवंटन गलत था। हमने कहा विपक्षी पार्टी होने के नाते कोर्ट ने अपना काम किया, फिर भ्रष्टाचार होता क्या? कांग्रेस भाई ये समझा दें जी। चलिए हम उस भ्रष्टाचार से निकल कर आ रहे हैं, हम आम आदमी के बात कर रहे हैं, आम आदमी के असर की बात कर रहे हैं। कोर्ट का उससे गलत की गई थी, कोर्ट ने प्रूव कर दिया उस चीज को। वो हजारों एकड़ की जमीन। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा मुद्दा कुछ और है, हम मुद्दे से शायद भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, और हम शायद यही बताने की कोशिश करें कि आम आदमी का क्या असर पड़ रहा है। जेटली जी मेरे साथ में, आपको लग रहा है राजीव जी कि क्या आम आदमी का, पार्टी का आपका असर पड़ रहा है? हरियाणा देखिए मेरे को आप वक्त नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपनी बात को नहीं रख पा रहा हूं। मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो अपनी सरकार बनाई एज ए राजनीतिक दल नहीं बनाई थी। मैं बार बार मेंशन करता हूं इस बात को। भावनाओं में बहकर लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था। अब रही दूसरी बात, आप कहते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या वजूद रहेगा। अब पहले आम आदमी पार्टी जो थी, क्योंकि एक आंदोलन से निकल के कुछ लोग जिन्होंने राजनीतिक दल बना लिया था, उनकी तरफ कुछ लोगों का झुकाव रहा था। वही जिन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किए थे, वही लोग आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। उनको मालूम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग आ गए हैं, जो कुछ लोग उनमें से हरियाणा में से भी हैं। हरियाणा में जो लोग आए हैं, उनको ऐसा लगता है
कि जो लहर हमारी दिल्ली में बही थी वो हरियाणा में भी बह जाएगी। लोगों को मुख्यमंत्री का अपना सपना देखने लग पड़े हैं, कोई अपना कैबिनेट मंत्री का सपना देखने लग पड़ा है। पीछे अभी इन्होंने लोगों से एप्लीकेशन मंगवाई है कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डालो। मैंने खुद अपने पर्सनल तौर पे लोगों से चेक किया कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन डाली है उसके पीछे वजह क्या है। आप विश्वास करोगे 90% एप्लीकेशन इसलिए गई हैं कि मेरे को इस पार्टी से टिकट मिल जाएगी। कोई कार्यकर्ता के तौर पे अब इस पार्टी में नहीं जा रहा है। जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी से कोई ठुकराया गया है, ये परचून की दुकान पे बैठे सब में होगी, आप में किसी भी आम आप इंसान में समझे भी नहीं। होगी। एक संगठन होता है, संगठन हमारी पार्टी में भी है। हमारी पार्टी में अगर 20 लाख लोग होंगे संगठन के अंदर तो 20 के 20 लाख लोग टिकट नहीं मांगते हैं। हाँ, 20 लाख लोगों के अंदर से 2% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं अपनी टिकट की। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल ही उसके उलट हो रहा है। यहाँ पे हर आदमी जो पार्टी को ज्वाइन कर रहा है उसकी एक ही मंशा है। उसने दिल्ली में देखा कि किसी आदमी ने, एक सेकेंड, उन्होंने दिल्ली में देखा कि किसी भी आदमी ने किसी भी कैंडिडेट का नाम जाने बिना उसको वोट दे दिया। नाम जाने बिना वोट दे दिया। राजीव जी, तो ऐसे ही हमारे साथ में है, उनसे भी पूछ लेते हैं। चमन, आप सुन रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सुन रहा हूँ। देखिए, अभी जो ये बोल रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोग, पहली बात अभी यहाँ से किसी की टिकट की घोषणा हुई नहीं है और शायद इन लोगों को पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी में कितने अच्छे फिल्टर लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वो इसके जो कार्यकर्ता है, जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सारी जनता इस वक्त इनका सुन रही होगी जी ये टीवी प्रोग्राम, तो जनता अपने आप को जवाब देगी कि किस तरह से और क्या है। मैं मानता हूँ हर पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षी लोग जुड़ते हैं और इस पार्टी में भी अभी बहुत लोग आ रहे हैं महत्वाकांक्षी लोग, और इनकी पार्टियां भी छोड़ के आ रहे हैं। चमन, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि किरण बेदी ने मोदी का समर्थन कर दिया। पहले अन्ना से ही जुड़े थे, आप लोगों के साथ में ही थे पहले वो भी। जी, करना चाहता हूं कि अन्ना टीम के लोगों ने ही इनको भ्रष्ट बता दिया। दूसरा आदमी कोई क्या बताएगा? चमन जी, जवाब दें आप। बात बताइए, भ्रष्टाचार की आपकी पार्टी के पदाधिकारी को अन्ना हजारे जी अपनी मीटिंग में से उठाकर भगा देते हैं। इससे बड़ा सबूत जनता क्या देखेगी? चमन जी, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। किरण बेदी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, नरेंद्र मोदी को बताया अपना समर्थन दिया है, वो भी अन्ना आंदोलन से ही जुड़ी थी, आप सब भी वहीं से निकले हैं। जी, वो उनकी इंडिविजुअल जो राय है, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, वो किसको चुनना चाहती है, किससे जुड़ना चाहती है, वो उनकी, हम लोग मजबूर थोड़ी ना कर सकते किसी व्यक्ति को। उनकी व्यक्तिगत राय, वो मोदी से जुड़े या मुलायम सिंह से जुड़े या किसी से भी जुड़े, उनकी व्यक्तिगत राय है। चलिए, आपकी पर्सनल राय थी कि आप कांग्रेस से जुड़े जाकर, जैसा कि आप जुड़ चुके हैं आज कांग्रेस के साथ। नहीं, हमारा देखिए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप अगर आज सरकार चला रहे हैं तो हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार के साथ मिलकर चले जाएंगे। जवाहर जी को मौका देते हैं। जवाहर जी, चलिए चमन जी, आप कुछ सुने, जवाहर जी कुछ कह रहे हैं। चमन जी, ये राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बन सकता है कि इन्होंने अभी नया शुरू किया कि एक नंबर पे मिस कॉल मार दीजिए, उस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा। ऐसे क्या कार्यकर्ता बनते हैं? नंबर एक। दूसरा, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति चुना जाता है वो लोग तय करते हैं। अगर आपके यहाँ लोग तय करते हैं तो कुमार विश्वास को किसने कहा कि वो डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने से छोड़ के भाग जाए? और अब कुमार विश्वास को किसने कह दिया वो अपने आप को अमेठी का कैंडिडेट तय कर दे? जब इनके इतना लोकतंत्र है, लोग तय करते हैं, तो कुमार विश्वास को किसने तय कर दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेगा? पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने, सर, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कौन सी मीटिंग में? आपका फिल्टर है, आपकी स्क्रूटनी है, तो क्या आपको लगता है कि आपके इस कैंडिडेट ने स्क्रूटनाइज हो चुका है और वो फिल्टर भी हो चुका है? वो बाहर कौन सी मीटिंग में सर किया? जी, आप आपकी सबसे मीटिंग पहले कब ये हुई? बता चलिए, वो दीजिए जवाब कि 1600 देंगे करोड़ की जवाब। बीजेपी को 10-10 रुपए चंदा इकट्ठे करने की क्या जरूरत पड़ी? आपसे जवाब मांगिए, कौन सी मीटिंग हुई? चमन जी, जो जवाब मांगा गया है, जो प्रश्न पूछेगा उसके बारे में जवाब दे दें आप। जी, आप ये बताइए कौन सी मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ेगा? सर, पीएससी की मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी, कुमार विश्वास पीएससी क्या करेगा? कार्यकर्ता तय करते हैं आपके। सुन लीजिए, अभी तक आप बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। अब आपकी पार्लियामेंट चलिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। राजीव जी, बोलने दीजिए सर, प्लीज बोलने दीजिए। चलिए, चमन जी, बोलिए, सुन रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, प्लीज बोलने दीजिए। चलिए, बोलिए। ऐसा है, एक जो आवेदन की एक प्रक्रिया है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कुमार विश्वास ने भी लोकसभा सीट के लिए आवेदन किया था। जी, अगर न्यूज चैनल्स में ये चला भी था कि आज कुमार विश्वास ने मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने आवेदन किया था प्रॉपरली, और जो है वो पूरा कार्यकर्ताओं के सामने पूरा रिकमेंडेशन रखा गया था, तब जाके उनको इस टिकट के लिए ओके किया गया है। मतलब ये इन्होंने ओके भी कर दिया टिकट के लिए। बड़ी हैरानी की बात है कि आप लोकसभा चुनाव, नेता ने नहीं कहा, ये आप कह रहे हो पहले व्यक्ति आप हो।
आप किसी भी नेता ने नहीं कहा अभी तक। ऐसा है चमन जी, अब आप जनता को और गुमराह नहीं कर सकते हो। अन्ना हजारे जी ने, किरण बेदी जी ने, वीके सिंह जी ने, सबने ये बोल दिया है कि अब आपने जितना गुमराह करना था उतना कर चुके हो। अब चलिए हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आपने मजबूर किया दूसरी राजनीतिक पार्टियों को। लौटते हैं ब्रेक के बाद। इस चैनल के सभी साथियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नए साल में आपका चैनल जो है पूरे प्रदेश और देश के लोगों के बीच में देश की सच्चाई को उजागर करने का काम करें। देश में कहीं कोई गलत हो रहा है उसको भी उजागर करो, कहीं कोई अच्छा कर रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताओ। यही मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी की सरगर्मी, फुर्सत के लम्हात, अपनों के साथ रहकर दुनिया भर की बात, ख्याल, फिक्र या एहसास, कहीं नहीं सिर्फ हमारे साथ। गुड मॉर्निंग हरियाणा, रोजाना सुबह 8:30 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। आई विटनेस न्यूज चैनल को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। सन 2014 में ये चैनल बहुत तरक्की करे और इस चैनल में बहुत ढेर सारी खुशियां हैं, और मैं इस चैनल के सभी कर्मचारियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खबर जो असर रखती है आपकी जिंदगी, कारोबार और एहसास से, खबर जो जुदा करती है आपके ख्याल से हकीकत को, खबर जो पैदा करती है सवाल, खुशी और गुस्सा। आपकी राय यहाँ जरूरी होती है। बोलिए अपनी बात, बोल उठा हरियाणा, रोजाना सुबह 11 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। मैं चैनल से उम्मीद करता हूं कि समाज के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हों, निष्पक्षता से उनकी आवाज उठाए, समाज को मीडिया में एक नया आईना दिखाने का काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चैनल की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की भगवान से दुआ मांगता हूँ। तो दिग्विजय चौटाला और अशोक तंवर के एक बयान ने राजनीतिक लड़ाई में फेरबदल कर दिया। अब आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई शुरू कर दी है, ऐसा दिग्विजय चौटाला और अशोक तंवर कह रहे हैं। मेरा एक सवाल जवाहर यादव से है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जगदीश मुखी ये कहकर लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम एनजीओ समझ के लड़ाई कर रहे थे दिल्ली में, उसके बाद ये भूल हो गई है, तो अब क्या बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निश्चित रूप से एक संख्या लेकर आए जी, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। उनका एक संघर्ष था, अन्ना हजारे जी का, किरण बेदी का, एक मूवमेंट शुरू हुआ, उसका बेनिफिट इन लोगों को बाहर करके वो उठाने में कामयाब हो गए। और हम भी निश्चित रूप से इतना गंभीर इस विषय को नहीं लिया, ये जगदीश मुखी जी ने कहा है। परंतु एक बार चीजें ध्यान में आ गई, अब हमने भी उनको एक तरह से राजनीतिक पार्टी मान लिया, और राजनीतिक पार्टी जैसे सबसे व्यवहार होता है ऐसे भी इस बार उनको भी वो व्यवहार देंगे, और पूरे भारत में ये उनको देखने को मिल जाएगा। तो आम आदमी के पार्टी की तरफ अब हो क्या रहा है, अब आम आदमी पार्टी में वो लोग आ रहे हैं जो केवल जिनको इतना सरल लगता है कि सत्ता के लालच में आज तक वो किसी न किसी पद पर रहे, अब वो जिंदगी का अपना अंतिम पड़ाव अच्छे ढंग से बिताना चाहते हैं, तो एमएलए एमपी बनने की दौड़ है। परंतु जो दिल्ली में चला वो देश में और अन्य प्रदेशों में नहीं चलेगा। दिल्ली में आंदोलन हुए, दिल्ली के लोगों ने जो कह रहे हैं कि वो भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ी, और धीरे धीरे अभी समय है, जैसे जैसे ये सरकार देगी, देखिए सरकार बहुत अच्छा करके जाएगी तो इनको बेनिफिट मिलेगा, सरकार अब नेगेटिव चलेगी तो वो उनको अभी दिखने लगे। चलिए बिल्कुल, मैं जेटली साहब के पास जाऊंगा। जेटली साहब, आपने सुना दिग्विजय चौटाला ने जो कहा, लेकिन बयान उन्होंने फोन पर आप बदलते हुए आपने खुद भी देखा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इनेलो भी आपसे डर गई है या फिर आप क्या असर को देख रही है वो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं।
मैंने भी और दिग्विजय जी ने भी एक टीवी डिबेट में भाग लिया था जी। उस दिन आम आदमी पार्टी ने अपना शपथ ग्रहण करना था। हम दोनों ने प्रार्थना करी थी, उन्होंने भी प्रार्थना करी थी कि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कामयाब हो। हर एक हिंदुस्तानी यही चाहता था। लेकिन हमें दुख हुआ धीरे धीरे जब आम आदमी पार्टी ने अपना खुलासा करना शुरू किया, अपनी स्ट्रेटेजी दिखानी शुरू करी, तो हमें लगा नहीं, इन्होंने तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और जब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो लोग उसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं। हरियाणा की जनता जानती है कि मेरी भावनाओं के साथ कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि उसको हमने जमीनी तौर पर उसको इंप्लीमेंट किया है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने सपने